Assalamu alaikum students. I'm your teacher, Ma'am Bushra Shehzad Khan, and today we will shed light on Introduction to OTD Part B. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम ये डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि पार्ट वन में हमने क्या क्या फैक्टर्स डिस्कस किए. बेसिकली वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, goal setting, going concern concept of accounting, and last but not the least we discuss about productivity. Here we will basically elaborate the concept of organization in part B. So here you can see the heading number 5, which is all about classification of organization. I just named them once और उसके बाद हम बारी बारी इनको elaborate करेंगे. We will discuss about family managed businesses, or you can call them family owned business. Then we will discuss about public and private sector. Here we will discuss the examples. Then we will discuss about manufacturing and service concerns, NGOs, and in the end we will shed light on SMEs, that is small and medium enterprises. So starting with the first one, which is family managed businesses or family owned businesses. Initially the family managed businesses have a small साइज और इनका जो कैपिटल है वो भी काफ़ी कम होता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड और इसका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है और इसका जो टर्नओवर है, जो नेटवर्थ है, वो भी इंक्रीज़ हो सकती है. इस कॉन्टेक्स्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं रिटेलिंग सेक्टर से, वॉलमार्ट और इम्तियाज़ की. वॉलमार्ट की अगर हम इंटरनेशनल अरीना में एग्जांपल देखें तो इट बेसिकली स्टार्टेड बाय सैम वॉल्टन फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टोर इन 1960s और बाद में फिर 1970s में जाके वॉलमार्ट बिकेम अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी एंड इट एक्सपेंडेड इट्स बिजनेस. इट बेसिकली बिकेम अ ग्लोबल लीडर. अब अगर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में एग्जांपल देखें, वी हैव इम्तियाज़. इम्तियाज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ किरियाना स्टोर इन बहादुराबाद. अब वो अक्रॉस द कंट्री अपने जो आउटलेट्स हैं उनको वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है. सो दिस इज़ बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ फैमिली ओन बिजनेसेस. यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द FMBs पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में फैमिली मैनेज बिजनेसेस को क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं. नंबर वन, दे लैक प्रोग्रेशन प्लान्स, दे लैक रिटायरमेंट प्लान्स. इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे लैक सक्सेशन प्लानिंग. क्वेश्चन ये है कि सक्सेशन प्लानिंग हम किसे कहते हैं. सक्सेशन प्लानिंग इज बेसिकली इफ अ पर्सन hiring a key position, holding a key position, dies or resigns, then the question arises who will be the next successor, यानी आने वाला जानशीन कौन. रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडिया ने भी बिल्कुल सेम डायलेमा फेस किया था. व्हेन द फाउंडर धीरूभाई अंबानी ऑफ रिलायंस ग्रुप ही डाइड, he did not leave his will, which means nothing was there in writing regarding the distribution of wealth, assets. और consequently हुआ ये कि इनके जो दो बेटे थे, there was a fight between these his two sons, मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हम सक्सेशन प्लानिंग की एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इमरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज. बेसिकली it does trading of raw material and it works in distribution networking. Amit Rias in one of the conference, who is basically the founder of or you can say the CEO of Imro's group of companies, he mentioned in one of the conference held in 2018, he announced that they are three brothers and they are having 8 kids, but none of them is interested in inheriting a business. So this is basically the concern related to family managed business. अब हम second classification की तरफ move करते हैं, which is public and private sector. Public sector में अगर हम airlines example उठाएं तो we have PIA, Pakistan International Airline is a state owned or public sector organization, whereas Emirates is a private sector organization. लेकिन ये बात भी जानना और ज़रूरी है कि आपको पता होगा कि एक्चुअली एमिरेट्स को बिल्ड करने के पीछे PIA का
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एनीवेज पीआईए आज जिस हाल में है सो है, लेकिन एक ज़माने में पीआईए ने बड़ा ही ग्लोरियस टाइम पीरियड अपना एंजॉय किया है। देन वी हैव पाकिस्तान स्टील मिल्स, अगैन इट इज़ अ स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में या कुछ ही टाइम में इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। एनीवेज जो प्राइवेट सेक्टर हमारे पास कंपनीज हैं स्टील कंपनी में या स्टील इंडस्ट्री में, वी हैव आगा स्टील इंडस्ट्रीज एंड अमरेली स्टील्स। सो दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। थर्ड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल, जिसमें हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न्स की। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास पाकिस्तान में एग्जांपल है एफएमसीजी गुड्स की, लेदर गुड्स की, टेक्सटाइल गुड्स की और इनसे रिलेटेड सप्लाईज या इनसे रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। सर्विस सेक्टर में हमारे पास एग्जांपल्स हैं एजुकेशन की, एंटरटेनमेंट की, कंसल्टेंसी की, सॉफ्टवेयर हाउसेस की, हेल्थ केयर की और हॉस्पिटैलिटी की या टूरिज्म की। सेकेंड लास्ट जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करनी है दैट इज़ बेसिकली एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोसाइटी की या कम्युनिटी की वेल बीइंग के लिए काम करती हैं। बेसिकली दे ट्राई टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर हम सिटीजन्स फाउंडेशन की एग्जांपल लें, टीसीएफ, सिटीजन्स फाउंडेशन अपने वेबसाइट पे या डॉक्यूमेंट्स पे किस तरीके से अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो ये हमेशा बताने की कोशिश करता है कि उन्होंने इतने नंबर ऑफ़ स्कूल्स बिल्ड कर लिए, इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एजुकेट कर दिया, इतने नंबर ऑफ़ टीचर्स को फैकल्टी ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स से मुतारिफ़ करवाया। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर रिलेटेड टू एनजीओ, और वो अपना इम्पैक्ट कैसे जनरेट करने की कोशिश करती हैं। और ये बात तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि एनजीओ कभी भी प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करती, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती। ठीक है जी। द लास्ट वन वी हैव इज एसएमईज विच इज़ नोन एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमईज मुल्क की इकोनॉमी के लिए बैकबोन का काम करती हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द मासेस। एसएमईज पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, जापान हो, यूएसए हो, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं और ये काफ़ी कम कैपिटल या मैन पावर से भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एसएमईज के फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करें तो दे कंट्रीब्यूट अराउंड 40 to 45% टू जीडीपी एंड दे एम्प्लॉय अराउंड 80% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। फिर अगर हम एसएमई के बारे में जिक्र कर रहे हैं और स्मैडा का जिक्र ना करें तो ये कुछ बात बनती नहीं है, तो स्मैडा का रोल भी डिस्कस करना ज़रूरी है। स्मैडा स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एसएमईज को टेक्निकल असिस्टेंस, इंडस्ट्री सपोर्ट, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मज़ीद एलैबोरेट करते हुए पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली यू कैन सी हेडिंग नंबर 6 विच इज़ रिलेटेड टू बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको सब हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी। वी विल शेड लाइट ऑन इनोवेशन, द चैलेंजेस एंड वैल्यू एडिशन फीचर। स्टार्ट करते हैं इनोवेशन से। अब सवाल ये है कि इनोवेशन क्या है। इट इज़ बेसिकली अडेप्टबिलिटी विद द चेंजिंग टाइम्स एंड इफ़ यू डू नॉट इवॉल्व यू विल बी एक्सटिंक्ट। कोडैक की एग्जाम्पल हमारे सामने है। कोडैक वेंट बैंकरप्ट। हालांकि डिजिटल कैमरा बनाने में जो जिसे कहना चाहिए जिसने पहल की थी या फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसने हासिल किया था वो कोडैक था, लेकिन प्रॉब्लम सारी कहाँ आई? दे वांटेड टू फॉलो देयर ओल्ड लेगेसी और उस ओल्ड लेगेसी से वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। उनका ये बिलीफ सिस्टम था कि जो फिल्म रील कैमरा है इट विल नेवर एक्सपायर। जो फ़ोटो पेपर है उस पर जो फोटोग्राफ्स डेवलप होते हैं उससे लोगों की फॉन्ड मेमोरीज डेवलप होती हैं और कंज्यूमर का जो ये बिहेवियर है इट इज़ गोइंग टू लास्ट। लेकिन ऑन रियलिटी ग्राउंड्स ऐसा ना हो सका, तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। ऑन द कॉन्ट्रेरी या ऑन द फ्लिप साइड अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। और हाल ही में हमें एक ट्रेड वॉर भी देखने को मिलती है चाइना और यूएसए के दरमियान। उसकी रीज़न यही है कि यूएसए मार्केट को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं या वहाँ पे अपना बिजनेस ज़्यादा जो
तरीके ज़्यादा फ्लरिश जो है वो कर पा रहे हैं, और यूएस मार्केट में यूएस प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे. द ओनली रीज़न इज़ कॉन्स्टेंट इनोवेशन इज़ डन बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इन रीजनेबल प्राइसिंग. नेक्स्ट जो एस्पेक्ट हमने बेनिफिट्स में डिस्कस करना है, दैट इज़ बेसिकली द चैलेंजेस. और बिजनेस ग्रेजुएट्स होने के नाते, या बिजनेस जिसे कहना चाहिए स्टडीज़ में इन्वॉल्व होने के नाते, हम ये जानते हैं कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिसरप्शन की. डिसरप्शन कहते हैं चेंज का आना, किसी भी चीज़ का अपसाइड डाउन हो जाना, किसी भी चीज़ का मुकम्मल तब्दील हो जाना. इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें, particularly in the context of pandemic 2020 situation, तो यूनिवर्सिटीज़ में डिसरप्शन कैसे आया है? They have started to offer online classes, they have started to offer certification programs, they have started to adapt blackboard technology जो कि LMS का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का ज़्यादा बेहतर तौर पे यूज़र फ्रेंडली जिसे कहना चाहिए रेप्लिका हमारे पास मौजूद है. पैंडेमिक की वजह से डिसरप्शन क्या आया है? कौन सी बिजनेसेस ने ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ग्रो करना शुरू किया है? सैनिटाइजर्स हो गए, सर्जिकल मास्क हो गए, फूड पांडा में होम शेफ्स का जिसे कहना चाहिए रुझान हो गया, टेली हेल्थ सर्विसेज हो गई. पाकिस्तान जैसा इमर्जिंग कंट्री भी या इमर्जिंग इकोनॉमी भी अब अपने लोकली प्रोड्यूस वेंटिलेटर्स डेवलप कर रहा है. तो ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो चैलेंजेस की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हुए हैं. Then we have to discuss the next challenge, which is diversity, or you can call it workforce diversity. सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है diversity क्या है? Diversity is basically the differences in terms of demographic factor. मतलब ये है कि कंपनी में मुख्तलिफ एज ग्रुप, जेंडर, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सोशल क्लास, कैपेबिलिटीज़, रिलीजन और कास्ट के लोग काम करते हैं. एंड द चैलेंज इज़ कि इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने का खदशा हमेशा रहता है, बिकॉज दे ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर. अब ये चैलेंज बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट होगा कि इफ़ यू हायर द डाइवर्सिफाइड वर्क फोर्स, तो इससे बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ मिलेंगे, मुख्तलिफ पोटेंशियल के लोग काम करने वाले मिलेंगे, क्रिएटिविटी नर्चर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी नर्चर होगी, एंड क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आर. तो ये था बेसिकली आपके पास जो एक चैलेंज था डाइवर्सिटी से रिलेटेड. अब हम लास्ट में जो फैक्टर है यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिशन फीचर. वैल्यू एडिशन क्या होता है और मार्केटियर को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट में या अपने सर्विसेज में या अपनी कमोडिटीज़ में वैल्यू एडिशन फीचर को ऐड ऑन कर सके. वैल्यू एडिशन हम सिंपली कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू या एक्स्ट्रा सर्विसेज, एंड इट विल रिजल्ट इनटू रिपीट परचेजेस और कस्टमर लॉयल्टी. अगर हम कंप्यूटर रिटेलर की बात करें, वो वैल्यू एडिशन कैसे क्रिएट करेगा? सवाल ये रेज होता है. यानी कस्टमर को वारंटी कार्ड्स दिए जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी दी जा सकती है, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है. ऑटोमोबाइल डीलर्स किस तरीके से वैल्यू एडिशन क्रिएट करेंगे? कार इंश्योरेंस में हेल्प आउट कर सकते हैं, फ्री ट्रायल्स दे सकते हैं, रेंटल कार सर्विसेज दे सकते हैं बिफोर फाइनल परचेजेस. फैशन रिटेलर्स किस तरह से वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहे हैं? दे आर बेसिकली यूजिंग द स्मार्ट इमेज recognition devices. I again repeat, they are using smart image recognition devices कि before buying the product or any clothing item or being dress up, आप उस commodity को, उस ऑब्जेक्ट को देख के या स्मार्ट रिकग्निशन डिवाइस के थ्रू ये आइडिया लगा सकते हैं वेदर इट सूट्स योर पर्सनैलिटी, दिस कलर सूट्स योर पर्सनैलिटी, दिस डिज़ाइन ऑफ क्लोथिंग आइटम सूट्स योर पर्सनैलिटी और नॉट. सो दीज वर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. The next factor we will discuss with respect to organization is biological metaphor. अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेटाफर क्या होता है. मेटाफर कहते हैं तशबीहात को जिससे आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. Now the question arises, what is biological metaphor? Just like human beings are born, grow, get mature and ultimately die, same goes for organization. Same pattern is followed by an organization. Organizations are born, grow, become mature and die.
However, they take actions either preventive or corrective in order to survive. कुछ organizations ultimate death से बचने के लिए maturity stage पे ही कुछ corrective और preventive measures ले लेती हैं ताकि वो अपने survival को मुमकिन बना सकें. अब यहाँ पे आपको infographic में नज़र आ रहा होगा, हम biological metaphor को दो school of thought के तहत discuss करेंगे. One is system perspective and the another one is life cycle perspective. Starting with the system perspective, question ये है कि what is a system? A system is not an individual entity. It is a whole that consists of interrelated and interdependent units or parts. अब सवाल ये है कि इसको एग्जाम्पल से कैसे समझा जाए. ये तो हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट डिस्कस करी, अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. The responsibility of manufacturing department is to produce goods. Responsibility of marketing department is to create awareness about the product, चाहे वो ATL activities के थ्रू हो, BTL activities के थ्रू हो, TTL activities के थ्रू हो या digital marketing channels के थ्रू हो. Finance department की responsibility क्या बनती है कि company की financial stability को examine किया जाए. In a nutshell, we can say that हर ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट अपना रोल जो है वो अप्रोप्रिएटली परफॉर्म कर रहा है. एंड जस्ट इमेजिन फॉर अ वाइल इफ any of the department or unit fail to fulfill its duties and responsibilities appropriately, a domino effect will be created and ultimately the whole organization will suffer. इस बेसिस पे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है और वो सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इट इज़ basically a combination of different interrelated parts, interrelated departments और हर डिपार्टमेंट अपने हिस्से का रोल या अपने हिस्से की जिसे कहना चाहिए ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है. देन वी नीड टू डिस्कस वन थिंग मोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा दो और मेन एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पॉइंटर नंबर 3 में नज़र आ रहा होगा. डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. आई अगेन रिपीट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. नाउ वी नीड टू कीप इन माइंड कि अब हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है और इंटीग्रेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. We need to keep in mind that every unit in the organization is based on differentiation. It is having its own uniqueness and credibility. It should not be considered less in importance. क्योंकि बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इस बिना पे क्रिएट होता है कि फाइनेंशियल जिसे कहना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमारा काम ज़्यादा टेक्निकल नेचर का है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं कि वी हैव टू बेसिकली फेस द कस्टमर, वी हैव टू परसुएड देम, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट. तो हमारा रोल ज़्यादा क्रूशल है. सो हम ये कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट पे डोमिनेंस नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी एक डिफरेंशिएशन है और अपना एक जिसे कहना चाहिए यूएसपी है. सेकेंडली जो एस्पेक्ट इसके अंदर मेंशन है लाइक इंटीग्रेशन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दे शुड बी इंटीग्रेटेड और ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेशन में काम करें. द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज़ बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम सिस्टम की बात करें, जो आपको फोर्थ पॉइंटर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इट इज़ ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट रेशो. आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट इनपुट आउटपुट रेशो. इनपुट का मकसद ये है कि कंपनी को रॉ मटेरियल मिलेगा, डेटा मिलेगा, सप्लाईज मिलेंगे, लेबर मिलेगा, लैंड मिलेगा, एचआर मिलेगा. देन इसको प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि आप आउटपुट या फिनिश गुड अचीव कर सकें. So this is all about input output ratio. जो next pointer है which is the last pointer in system perspective, ये काफ़ी अहम है जिसमें system की दो classifications बयान की गई हैं. System is basically comprised of open and closed system and the main difference between these two is that closed system does not interact with the environment. It does not allow external forces to influence it. जबकि open system बिल्कुल
बिल्कुल इसका वाइस वर्सा काम करता है। लेकिन पॉइंट टू पॉन्डर स्टूडेंट्स, एक बात जो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है वो ये कि एब्सोल्यूट क्लोज सिस्टम तो दुनिया में कहीं भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं आपको रूट्स मिलेंगे। वो रूट्स कैसे मिलेंगे उसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं क्लोज सिस्टम के हवाले से। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, एंड बिफोर द अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन सलमान MBS, उनकी अराइवल से पहले सऊदी अरेबिया को हम ओपन सिस्टम कंसिडर करेंगे या क्लोज सिस्टम कंसिडर करेंगे? इट वॉज बेसिकली अ क्लोज सिस्टम, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इकोनॉमी, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। गेटिंग स्टूडेंट्स? उसके बाद जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं दैट इज ऑफ चाइना। China does not allow any foreign social media platform in its country. They have their strict cyber security laws in terms of Great Firewall of China. They know what is happening worldwide and they are providing the alternative of it to their citizens. जैसे कि हम जानते हैं कि Google का जो alternative उनके पास है that is basically Baidu. YouTube का जो alternative है उनके पास that is UQ. व्हाट्सएप का जो ऑल्टरनेटिव है उनके पास वी चैट, और वी चैट एज़ कम्पेयर टू व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और उसके ज़्यादा फंक्शंस और ज़्यादा एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वी चैट। जीमेल का जो ऑल्टरनेटिव चाइना के पास है दैट इज़ QQ ईमेल। फेसबुक का जो ऑल्टरनेटिव चाइना के पास है दैट इज़ रेन, और इन दी एंड ट्विटर का जो ऑल्टरनेटिव चाइना के पास है दैट इज़ वीबो। सो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवन क्लोज सिस्टम कैन सर्वाइव, but it depend on the capacity building measures of that particular country or that organization. अब ओपन सिस्टम के कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली द एनवायरमेंटल अवेयरनेस. We need to understand the macro environmental factors like political aspect क्या है, economical aspect क्या है, socio cultural aspects क्या है, technological aspects क्या है, environmental aspects और legal matters क्या है। अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होगी तभी हम प्रोडक्ट की 7 P's पे काम कर सकेंगे, like product, pricing, placement, promotion, packaging, people and positioning. सेकेंड एस्पेक्ट जो कि ओपन सिस्टम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ बेसिकली फीडबैक. फीडबैक बेसिकली हेल्प्स टू एनालाइज द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और अगर वीकनेसेस हैं तो उस पर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं ताकि प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सके. अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. USA में सिटीजन्स ने अली बाबा पे कुछ एलिगेशंस लगाई कि अली बाबा के जो वेंडर्स हैं वो काउंटरफीट या पायरेटेड गुड्स जो है वो सेल आउट कर रहे हैं. अब इस बात का पता कैसे चला? डेफिनेटली कस्टमर्स रेज्ड द इशू. जब फीडबैक मिला उस फीडबैक के नतीजे में फिर अली बाबा टुक द एक्शन अगेंस्ट पायरेटेड प्रोडक्ट्स और बहुत सारे वेंडर्स को फिर उन्होंने सू किया. सो दिस इज़ हाउ द फीडबैक रन्स इन द ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स में जो नेक्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ बेसिकली द साइक्लिक करेक्टर. It is simply a continuous process where outputs present the means to become input. यानी आउटपुट सी वो मीन्स बन जाते हैं, वो चैनल्स बन जाते हैं जिससे आपको इनपुट मिलता है. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी क्या है? इट बेसिकली मीन्स डिसऑर्डर. I again repeat, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर. अब सवाल ये है कि ओपन सिस्टम में एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? आंसर इज़ वेरी वेरी सिंपल, एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, क्योंकि ओपन सिस्टम जो है वो बेस करता है अडेप्टेबिलिटी पे, रीस्ट्रक्चरिंग पे. यहाँ पे डिसऑर्डर आने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि इट इज़ कंटिन्यूसली ओवरहॉलिंग, इट इज़ कंटिन्यूसली रीस्ट्रक्चरिंग आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और लास्ट में जो फैक्टर हमने डिस्कस करना है दैट इज़ बेसिकली इक्वी फाइनैलिटी. इट साउंड्स डिफ़िकल्ट लेकिन इसके मतलब बहुत आसान है. इट मीन्स देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, there are multiple alternatives, there are multiple methods to achieve our desired goal.
यानी एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, रिजल्ट मैटर करता है, किसी भी मेथड पे फिक्सेशन मैटर नहीं करती। अगर हम एचआर डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इक्वी फाइनलिटी को डिस्कस करें, अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए बहुत सारे मीडियम्स को यूज़ किया जा सकता है, लाइक प्रिंट हो सकता है, वेबसाइट है, एम्प्लॉय रेफरल्स हैं, इंटरनल हायरिंग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सो विच एवर इज लेस कॉस्टली एंड मोर बेनिफिशियल, दैट मेथड कैन बी अडॉप्टेड। अल्टीमेटली द रिजल्ट मैटर्स, चैनल एज सच इतना मैटर नहीं करता, या मेथड इट्सेल्फ या टेक्निक इट्सेल्फ जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। यू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आई अगेन रिपीट, यू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरे एग्जाम्पल भी हम इक्वी फाइनलिटी के डिस्कस करते हुए एचआरएम से ही लेते हैं। एम्प्लॉयज़ कैन अचीव द वीकली टारगेट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। अब ज़रूरी नहीं है कि दे हैव टू कम 6 days अ वीक, ये जो स्ट्रिक्ट वर्क स्केजुअलिंग है, इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया एनी मोर। फ्लेक्सी टाइमिंग्स या कंप्रेस्ड वर्क वीक से भी आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। सो व्हाट मैटर्स एंड at the end of the day is, it is the result that matters, not the methods, not the criteria, not the fixed requirements. अब हम बायोलॉजिकल मेटाफर का दूसरा स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल मेटाफर को हम दो स्कूल ऑफ थॉट से डिस्कस करेंगे। वन इज़ सिस्टम पर्सपेक्टिव, जिसको हम प्रीवियस स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हेयर वी विल शेड लाइट ऑन लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस आर born, which is their infancy or entrepreneur stage. Then they grow, which is basically the youth or collective stage. Then they become mature, which is a bureaucratic or formalized stage. And afterwards, they try to elaborate, diversify, or restructure in order to get rid of decline. And if they fail to do so, they ultimately decline. It means their game is over. यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि जिस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि क्या ये जो लाइफ साइकिल स्टेजेस आपके सामने मेंशन हुए हैं, ये रैंडम है या स्टेज वाइज हैं? Yes, they are not random, they occur stage wise, step wise. Second important question, क्या हर organization इन 5 stages से गुजरती है? तो not necessary, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लाइन भी आए। आई अगेन रिपीट, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का डिक्लाइन भी आए, वो मेच्योरिटी स्टेज पे ही अपने आप को दोबारा से डाइवर्सिफाई या रीस्ट्रक्चर कर सकती है या रीवाइटलाइज कर सकती है। हाँ, पॉइंटर नंबर 1 से या स्टेज नंबर 1 से स्टेज नंबर 4 तक का जो प्रोसेस है वो मोर और लेस हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम है। बस ये वेरी करेगा कि किसी का पेस कुछ ज़्यादा होगा और किसी का पेस कम होगा। अदरवाइज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू टेक प्लेस, हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम अ बर्थ स्टेज, फ्रॉम एन इन्फेंसी स्टेज। जैसे कि हमने वॉलमार्ट के केस में डिस्कस किया था लास्ट टाइम के बेसिकली सैम वॉल्टन स्टार्टेड द स्टोर, तो यानी कि वो इन्फेंसी स्टेज से स्टार्ट हुआ एंड अल्टीमेटली द बिजनेस एक्सपेंडेड। हमने इम्तियाज़ की एग्जांपल डिस्कस की थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ करियाना स्टोर, इट मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर स्टेज, देन इट वेंट टू अ फोर्थ स्टेज विच इज़ डाइवर्सिफिकेशन और बिजनेस एक्सपेंशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अब तक हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनती है। तो डेफिनेशन को हम रिलेट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट करेंगे स्टीफन रॉबिन्स की डेफिनेशन से। हमने ये डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल एंटिटी है जहाँ पे हर कोई, चाहे वो मेंटल एफर्ट्स रखता हो, चाहे वो फिज़िकल एफर्ट्स एक्सर्ट कर रहा हो, आपस में कोऑर्डिनेट करता है एक डेफिनेट बाउंड्री में। अब ये बाउंड्री का मकसद हमने डिस्कस किया था, ज़रूरी नहीं है आपके पास एक डेफिनेट बाउंड्री हो, यू कैन हैव बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हर एंटिटी या हर मैनेजेरियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है। दे हैव शेयर्ड गोल्स, और शेयर्ड गोल्स के हवाले से हमने नासा की एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। सो आई अगेन रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सोशली
consciously coordinated social entity, which is a relatively identifiable boundary that functions on a relatively continuous basis to achieve the shared goals. इन दी एंड आपको ओवरव्यू देते चलें कि हमने पार्ट बी में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की. वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया, बेनिफिट्स को डिस्कस किया, बायोलॉजिकल मेटाफर को डिस्कस किया, एंड इन दी एंड वी रिलेटेड विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टीफन रॉबिन्स ने प्रपोज की है. थैंक यू.